हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुल मिला के 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर जो होता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी बात अभी हम करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर होता है एटॉमिक मॉडल या बोर मॉडल बोल दूं। तीसरा चैप्टर होता है एक्सरे और चौथा चैप्टर होता है न्यूक्लियस। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल और न्यूक्लियस वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक्सरे अपन जेई मेंस के बाद पढ़ेंगे या फिर वीडियो डल जाएगा, बट उसको तुम जेई मेंस के लिए प्रिपेयर करके मत जाना, क्योंकि जेई मेंस के सिलेबस में एक्सरे नहीं है, वो सिर्फ एडवांस के सिलेबस में है और नीट वाले के सिलेबस में है। ठीक है, नीट वाले के सिलेबस में एक्सरे है, तो मैं वीडियो पहले ही डाल दूंगा। बट तुम्हें प्रिपेयर क्या करना, जो भी जेई वाले हैं वो एडवांस के टाइम में उसको प्रिपेयर करके चले जाना। यानी कि अभी फिलहाल जो अपना मेन टारगेट होगा वो 3 चैप्टर होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोर मॉडल और न्यूक्लियस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं तुमने थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम बिल्कुल गधे हो। और फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। यार, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था वो पहला ऐसा मॉडल बोल दो या ऐसा चैप्टर था जो अपने को यह बताया कि लाइट का वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। यानी कि लाइट में वेव नेचर तो होता ही है, कई सारे फेनोमिना हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंटरफेरेंस। लेकिन एक इफेक्ट ऐसा भी है जो जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करता है। यानी कि लाइट जो है वो 2 तरीके का दल बदलू किस्म का इंसान होता है। ठीक है, वो 2 तरीके का नेचर शो करता है। एक होता है वेव नेचर और दूसरा नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। सर, अगर पार्टिकल है लाइट में तो उसके मास भी होने चाहिए। यही तो खूबसूरती है लाइट के पार्टिकल की कि उसका रेस्ट मास 0 होता है। सर, मास 0 है तो फिर किस नाम का पार्टिकल। तो अभी आगे अपन बात करेंगे कि लाइट का जो पार्टिकल होता है ना, वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। उसके पास एनर्जी होती है, उसके पास मोमेंटम होता है, लेकिन उसके पास मास नहीं होता है। आई बात समझ में। तो ऐसा कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि लाइट एक पार्टिकल से मिलके बना है। पहले तो हमें यह पता था कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है, बट ये पार्टिकल नेचर पता चल गया। ये कैसे पता चला, आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ऐसा क्या किया जिससे मेरे को लाइट के वेव नेचर के बाद पार्टिकल नेचर के बारे में पता चला। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक पौधा है मेरे पास, ठीक है, पौधा है और पाइप से हम नल खोलकर पानी डाल रहे हैं। तो पाइप से जो पानी पौधे को मिलता है वो कैसे मिलता है, कंटिन्यूअसली मिलता है। जैसे तुम नल खोलते हो, पानी तुरंत 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 निकलते रहता है ना। और एक तरफ क्या है, यही पौधा है जिसे मुझे पानी देना है। मैंने बलून में पानी के गुब्बारे भर भर के और इस पौधे के ऊपर मार रहा हूं। 2 तरीका है मेरे पास इस पौधे को पानी देने का, दो मेथड है। एक पाइप के थ्रू है और एक बैलून के थ्रू। अरे यार, बैलून के थ्रू तुमने होली के टाइम में खेला होगा ना, बैलून में रंग भर भर के हम लोग मारते थे, काइंड ऑफ ऐसा ही समझ लो। तो सर, दोनों ही मेथड से हम पौधे को पानी दे रहे हैं, दोनों ही मेथड से हम पौधे को पानी दे रहे हैं। तो सर, डिफरेंस कहां पे आएगा ये बताओ आप मेरे को। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि भाई इस पौधे को दिन भर में 10 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस पौधे को दिन भर में 10 लीटर पानी की आवश्यकता है और ये जो पाइप है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी देता है। मान लो ये पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी देता है, तो तुम क्या करोगे, सर 10 घंटे तक पाइप को चलाए रखेंगे, 10 घंटे में 10 लीटर पानी मिल जाएगा पौधे को, हो गया काम। अब मैंने बोला कि 10 लीटर पानी इस पौधे को देना है, लेकिन बैलून में भर भर के देना है। तो किसी ने 1 लीटर का बैलून बनाया, किसी ने 2 लीटर का बैलून बनाया। अब मान लो जिसने 1 लीटर का बैलून बनाया और 1 घंटे में 1 ही बैलून डालना है, जिसने 1 लीटर का बैलून बनाया उसको 10 बैलून चाहिए 1-1 लीटर के। उसने 1 बैलून फोड़ा, दूसरा फोड़ा,
तीसरा फोड़ा, करते करते उसने 10 बैलून फोड़ा। ठीक है सर, 10 लीटर पानी इसको मिल गया, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने 2 लीटर का बैलून बनाया, तो उसको कितने बैलून चाहिए? 5 बैलून। 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, 4 बैलून, 5 बैलून। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दोनों में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया कि सर यहां भी 10 लीटर पानी चाहिए तो 10 बैलून देना पड़ेगा, यहां 10 लीटर पानी चाहिए तो 10 घंटे तक लगातार पानी देना पड़ेगा। डिफरेंस आ रहा है समझ में? यहां 10 घंटे तक लगातार नल को चलाए रखो, पानी लगातार गिरते रहेगा, तो 10 घंटे में तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और यहां पे तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना, 10 बैलून लो और पेड़ के ऊपर फोड़ दो, तो पेड़ का काम हो गया। अब ये जो 2 केस है वो कहीं ना कहीं लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है। कैसे सर? वेव जो होता है ना, उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो लगातार होता है, लगातार एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती रहेगी, सोर्स से निकलती है, लगातार वो जाती रहेगी। बट जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें एनर्जी पार्टिकल्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्टिकल कुछ एनर्जी लेके बैठा हुआ है, दूसरा पार्टिकल के पास अपनी एनर्जी, तीसरे के पास अपनी एनर्जी, सब एक स्पेसिफिक अमाउंट का एनर्जी कैरी करता है। अब जैसे मैं इसको जूल से बताऊं तो भाई ये एक तरीके का वेव है जो 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड दे रहा है, हर सेकेंड 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल 1 जूल लगातार चल रहा है ये प्रोसेस। अब हमें 100 जूल चाहिए तो हमने वेव को 100 सेकेंड तक चलाए रखा, हमें 200 जूल चाहिए तो हमने 2 घंटे तक वेव को चलाए रखा, मतलब 200 सेकेंड तक, ये जो भी है 200 सेकेंड तक हमने इस नल को चलाए रखा, वेव को चलाए रखा। अब यहां पे क्या है कि एक बलून के पास या एक पार्ट के पास एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मान लो एक पार्ट के पास 1 जूल एनर्जी है, तो ऐसे ऐसे 100 बैलून्स के पास 100 जूल एनर्जी होगी। तो सर इससे हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये वाला चैप्टर कैसे बता रहा है, यह हमें कैसे पता चला। पहले ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस क्या है, वेव में और पार्टिकल वाले में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। एनर्जी यहां क्वांटाइज होगी, पार्ट वाइज, हर पार्ट के पास अपनी एनर्जी होगी। यहां लगातार एनर्जी का फ्लो होता रहेगा, लगातार कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, यहां ब्रेकिंग के साथ, ठीक, हर पार्ट। अब बात ये है कि सर चलो समझ गए, ये मेरा वेव नेचर ऑफ लाइट है, ये मेरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, बट ये चैप्टर इस नेचर को शो कर रहा है, ये आप मेरे को प्रूफ करके बताओ। तो जस्ट कुछ सेकंड वेट करो, अब मैं दूसरे स्लाइड पे आता हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है भाई साहब, सबको पता है, अंधों को भी पता है कि सर ये एटम है, बीच में बैठा हुआ है न्यूक्लियस, चारों तरफ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कि भाई हर इलेक्ट्रॉन की अपने आउटर मोस्ट सेल में कुछ खास एनर्जी होती है। समझना चीजों को मैं कैसे समझा रहा हूं, कौन सी एनर्जी होती है। तो मान लो इस वाले की बात करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, तो सर ये घूम रहा है, साथ में पॉजिटिव न्यूक्लियस के बगल में बैठा हुआ है, तो इसके पास 2 तरह की एनर्जी है सर, एक तो काइनेटिक है, दूसरा पोटेंशियल है। हमने कहा टोटल एनर्जी बताओ, तुमने बोला सर हमने पढ़ा है बोर्ड मॉडल में, लेकिन वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है n सेल में, वो होती है -13.6 Z²/n²। चलो उस फॉर्मूले की अपन बात नहीं करते, अपन क्या बोलते कि भाई ये घूम रहा है और इसकी टोटल एनर्जी TE है, इस इलेक्ट्रॉन की अभी फिलहाल टोटल एनर्जी TE है। मैंने बोला हमको कुछ एनर्जी इसको देना है, हमें कुछ एनर्जी इसको देना है ताकि ये इस सेल को छोड़कर इन्फिनिटी पर चला जाए। मेरी बात सुनना गौर से, हमें कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करना है ताकि ये इस सेल को छोड़कर इन्फिनिटी पर चला जाए। तो हमने क्या किया, इसको कुछ एनर्जी दिया, लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि ये जो एनर्जी है ये मिनिमम हो, बहुत कम, मतलब इतना कम हो कि जस्ट वो निकला। हम इस ई मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो हमने जस्ट निकाला है और उसको इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंचाया है। तो काइनेटिक कितनी फाइनली
तो सर फाइनल काइनेटिक 0। अरे इन्फिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, सर 0। तो बताओ डेल्टा ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, सर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर आ गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इससे कम एनर्जी दोगे तो बाबा ये नहीं जाएगा, इतना दोगे तो ये निकल के इन्फिनिटी पे पहुंच तो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल तो 0 होगी ही, साथ में इसकी काइनेटिक भी 0 होगी, जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचाए। अच्छा सर क्या होगा अगर मैं डेल्टा ई मिनिमम से ज्यादा दे दूंगा? मान लो कि तुमने इसी इलेक्ट्रॉन को 2 डेल्टा ई मिनिमम दे दिया, तो क्या होगा सर? तो गधा क्या ही बात कर रहे हो, टोटल एनर्जी निगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब ई मिनिमम तो लग गया निकालने में भाई, 2 ई मिनिमम में से ई मिनिमम लग गया निकालने में, निकाल दिया तो सर बचा हुआ ई मिनिमम कहां जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुमने डेल्टा ई मिनिमम दिया था तो उसकी फाइनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 ही होना है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर तो 0 ही होना है, लेकिन तुमने इतनी कम एनर्जी दी कि ससुरे की काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पे 0 है। तो अगर मैंने 2 टाइम्स ऑफ ई मिनिमम दे दिया तो ई मिनिमम लेकर ये निकला बट 0 काइनेटिक एनर्जी, और बचा हुआ ई मिनिमम उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, यानी कि अब जब ये निकल के इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई मिनिमम के बराबर होगी। तो तुमने किया क्या? तुमने इसको निकालने वाली एनर्जी से इसकी एनर्जी को माइनस कर दिया। सर इसको निकालने में ई मिनिमम चाहिए था, सर इसको निकालने में ई मिनिमम चाहिए था, तो 2 ई मिनिमम में से ई मिनिमम माइनस कर दो, बची हुई एनर्जी उसके पास इन्फिनिटी पर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपने ई मिनिमम दिया बिल्कुल थ्रेशोल्ड, तो सर निकल तो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि सर वो मिनिमम एनर्जी जिससे ये आयोनाइज कर जाए, मतलब निकल जाए। तो सर ये जो ई मिनिमम है ना, वो उसकी आयोनाइजेशन जस्ट निकालना है अपने को, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इससे इन्फिनिटी पे ना तो काइनेटिक होगा ना पोटेंशियल होगा, बिल्कुल खत्म है मामला। लेकिन सर अगर उससे ज्यादा आपने दिया तो इन्फिनिटी पे कुछ ना कुछ काइनेटिक होगी, और इससे कम दिया तो भूल जाओ कि सर ये निकलेगा। तो भाई ये हर एटम के इलेक्ट्रॉन का ये फंडा होता है, हर एटम, दुनिया में जितने भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन का ये फंडा होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, चलो एटम और इलेक्ट्रॉन का भी फंडा समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा होता है। अब आते हैं चैप्टर के ऊपर, टाइप्स ऑफ इमिशन, वही इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको निकालने का तरीका। फिजिक्स में कुल मिलाकर 4 टाइप का इमिशन होता है। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब, अच्छा एक बात बताओ, लाइट क्या है? सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है ई मिनिमम देके, वो एनर्जी अगर हम लाइट से दें, क्योंकि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो इमिशन होगा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सब लिखते रहना ताकि समझ में आ जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दूसरा होता है थर्मोइक इमिशन या थर्मल इमिशन, थर्मोइक बोलते हैं वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, थर्मल इमिशन। सर ये थर्मल इमिशन क्या होता है? अरे भाई एक काम करो ना, जिस एटम से या जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तावा पे चढ़ा दो, उसको गैस पे चढ़ा दो। अब गैस पे चढ़ेगा तो क्या मिलेगा उसको? सर हीट एनर्जी मिलेगा। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, डेल्टा ई के बराबर पहुंचा, टक से निकल गया।
तो दूसरा जो इमिशन होता है थर्मल इमिशन, मतलब हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व या हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिंपल सिंपल। गर्म कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आग लगा दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अरे याद नहीं है क्या, कंघी को जब बाल में घुमाते थे तो ड्यू टू फ्रिक्शन थर्मल मोशन की थर्मल एनर्जी, ये फ्रिक्शन की वजह से थर्मल एनर्जी का डेवलपमेंट होता था, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था। उसी कंघी से पेपर वेपर सब चिपकाते थे बचपन में, भूल गए क्या? वही तो था यहाँ पे कि जब तुम फ्रिक्शन से घसते हो किसी चीज को तो दोनों के कांटेक्ट होने की वजह से, वो घर्षण की वजह से थर्मल एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, और वो थर्मल एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हो जाती है। डेल्टा ई मिनिमम से जैसे ज्यादा हुई तर से इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो चार्ज हो गया। दैट इज थर्मल इमिशन, जो हम लोग देखे हुए हैं बचपन में। ठीक है, तीसरा टाइप का जो इमिशन होता है वो होता है बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक इमिशन बोल दो, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये तो हमने कभी नहीं सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करके हम इमिशन कर देंगे, ये तो हमने कभी नहीं सुना है। अरे भाई ऐसा है, कभी तुमने बिजली चमकते हुए देखा है? बचपन से तो वही देखा है। जब बिजली चमकती है तो क्या होता है, कभी देखो स्पार्क आते हुए? या तुम छोड़ो बिजली, ट्रांसफार्मर जब कभी तुम देखे होगे तो तुमने देखा होगा, जब यूट्यूब पे देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, घर में कभी ऐसा देखना कि ट्रांसफार्मर में जो कभी कभी क्या होता है कि हवा में करंट ऐसे करके फ्लो करती है, हवा में, एयर में। बट एयर इज अ नॉन कंडक्टर, हवा में कैसे करंट फ्लो कर सकती है? अगर ऐसा होता तो स्विच प्लग वहां होता, करंट यहां लगता। एयर इज नॉन कंडक्टर, बट स्टिल ट्रांसफार्मर में तुम क्या देखोगे कि दो पॉइंट के बीच में कोई तार वार नहीं है, बट डन गन गन वो करंट दिखता है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना तार का बीच में करंट फ्लो कर रहा है? इसके थ्रू क्या होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों पॉइंट के बीच में आ जाता है कि जो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। सोचो क्यों, कैसे हो गया? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ने एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को छीन के निकाल लिया और करंट कंडक्ट करवा लिया, क्योंकि विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट तो कंडक्ट हो ही नहीं सकता। तो आखिर कैसे हो रहा है कंडक्ट? तो हवा में इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हवा में उसने हवा के एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन के निकाल लिया और करंट फ्लो करवा दिया। इसी को बोलते हैं कि हवा का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रीच कर गया। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे हवा टूट जाता है, मतलब हवा का एटम ब्रेक कर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है कि भाई इससे ज्यादा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सह पाऊंगा, इससे ज्यादा तो मेरी क्षमता नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ पकड़ के रखूंगा। हर मटेरियल का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। अगर तुमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा ऑन कर दी और वो मटेरियल नहीं सह पाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहा है। इसीलिए जब बिजलियां चमकती है तो बादल में देखते हो कि स्पार्क आता है या वो सब आता है, तो कैसे आता है? ये एयर में जो स्पार्क आते हैं, जबकि एयर इज अ नॉन कंडक्टर, देन व्हाई देयर इज इलेक्ट्रिसिटी? इसी के क्योंकि आयनाइजेशन हो गया है, बोलते हैं ना आयनाइज हो गई है एयर। तो आयनाइज कैसे होगी? जब तुम एयर में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ना आयनाइज होगी। जब बोलते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर उड़ गया, अब भाई ट्रांसफार्मर के पास पंख थोड़ी थी कि उड़ गया। मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है या ऐसा कुछ है तो वो ब्रेक कर गया, वो ब्रेकडाउन रीच हो गया, तो जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया है, करंट फ्लो करने लग गया जो नहीं करना चाहिए था। तो वो किसकी वजह से हुआ? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मेरे को किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैं इतनी तेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दूंगा कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के हवा में ऐसे नाचने लग जाएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फोर्थ पॉइंट है
जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। इसका एग्जाम्पल है बच्चे, एक्सरे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? बिजली रानी। क्या नाम है? बिजली। बिजली मतलब समझ गए होगे, थंडर स्टॉर्म, सही बोला ना। एक्सरे, सर ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? भाई इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, तो हमने क्या किया, दूर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को बमबार्ड मार दिया। लो, कहीं दूर बैठ के एक इलेक्ट्रॉन को टक से मारा, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी देकर, बहुत हाई। इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी थी कि ये इससे टकराया, इसको इसके सेल से निकालकर फेंक दिया। और ऐसा नहीं कि अपने जाके बैठ गया, बैठ सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है, बट मैं वो पॉसिबिलिटी लेकर नहीं चलना। मैंने बोला टकराया, वो भी गया, मैं भी गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो इतना हाई काइनेटिक एनर्जी था इसके पास कि जब कोलिजन हुआ तो ये भी गया, वो भी गया, यहां पे एक वैकेंट ऑर्बिट बन गया, एक वैकेंट शेल बन गया। बस इसी का नाम है सेकेंडरी इमिशन, जो अपन एक्सरे में पढ़ेंगे। तो सर देखा जाए तो हमारे पास जो 4 तरीके का है, उसमें ये तो हम लोग एक्सरे में पढ़ लेंगे, बिजली के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और थर्मल इमिशन के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर बेस्ड है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो इसके ऊपर बेस्ड है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि लाइट एनर्जी से कैसे तुम इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल सरफेस से या कोई भी मटेरियल से कैसे निकालते हो। तो वो जो हमारा मेन डिस्कशन है वो फर्स्ट वाले पार्ट पे है, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ठीक है सर, समझ गए, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो अब होने क्या वाला है, तो हमने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, होने यही वाला है। कहां गया? यही होने वाला है। क्या होने वाला है? तो हम क्या बोलेंगे, हर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट, हम टारगेट किसको करेंगे? हम टारगेट करेंगे आउटर मोस्ट वाले को। क्यों? क्योंकि वही सबसे लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से। जितना पास में न्यूक्लियस के होगा, उसको निकालने में उतना मेहनत करना पड़ेगा। अपन मेहनत नहीं करना चाहते, अपन आलसी लोग हैं। तो हम टारगेट करेंगे आउटर मोस्ट वाले को, जो आखिरी में बैठा हुआ है कोने में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और हम पता करेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, हम ये पता कर लेंगे। वो जो एनर्जी होगी उसका नाम है, अरे का नाम है, उसका नाम है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अभी तो चर्चा किए थे थोड़ी देर पहले कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी दोगे, थ्रेशहोल्ड, तो नाम भी वही पड़ गया कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to eject an electron या outermost electron from metal surface is known as threshold energy of that metal. लिख लेना, that minimum amount of energy required to eject an electron, outermost electron from the metal surface is known as threshold energy. अब बात यह है कि यार सर आपने पूरा फंडा हमको समझा दिया, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि लाइट पार्टिकल नेचर का है कि वेव नेचर का। ये हमें अभी तक तो क्लियर नहीं है। तो अब मैं आता हूं अपने डिस्कशन पे। अब ऐसा है, कुछ बातों का मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बोला कि लाइट एक पार्टिकल से मिलकर बना है, जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो लाइट किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। पार्टिकल सही लिखा है या स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन्स। लाइट का जो पार्टिकल होता है ना, उसका नाम फोटोन्स होता है। अब फोटोन्स नाम के ऊपर ये मत पूछना, फोटोन्स नाम होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि फोटोन्स के गिरने से जो इमिशन हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नाम होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे, अभी वो चर्चा मैंने नहीं किया, ठीक है। इसके बारे में, फोटोन्स के बारे में थोड़ी बहुत जान ले। रेस्ट मास ऑफ फोटोन
अभी बताया था, इज 0। फोटोन का किसी तरीके का कोई मास वास नहीं होता। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज E बाई सी। मोमेंटम E बाई सी बोल दिया। E क्या है यहां पे? E यहां पर है एनर्जी। E क्या है बच्चे यहां पे? एनर्जी। तो सर बता भी तो कि फोटोन जो है उसकी एनर्जी कितनी है? ईच फोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट मास्टर लाइन, ईच फोटोन हैज अ स्पेसिफिक amount of energy which is given by E बराबर SC बाई लेमडा। हर फोटोन के पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू होती है SC बाई लेमडा, वेयर H इज द प्लैंक कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट कई सारे वेवलेंथ का हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, गामा रेज हो सकता है, विजिबल रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू 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 जो भी हो, इंफ्रारेड हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है। तो अलग अलग लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे वो मिलके बना है लाइट, दैट इज फोटोन। हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होगी, किसी के पास ज्यादा होगी, किसी के पास कम होगी, लेकिन होगी सबके पास। तो हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है SC बाई लेमडा। ये सिर्फ एक फोटोन की एनर्जी लिखी हुई है SC बाई लेमडा, ध्यान रखना। ये मत बोलना कि 1000 नहीं, ये सिंगल फोटोन की एनर्जी है SC बाई लेमडा। वेव में फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज, वेव में फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज C बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी अपन कैसे डिफाइन करते हैं वेव में? वेव में फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज C बाई लेमडा। तो वो फॉर्मूला मेरा चेंज हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफाइंड एज H म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल फोटोन। जिस लाइट की बात हो रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होगी तो तुम उसके एक सिंगल फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो। अब सर n फोटोन्स रहा तो n से मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं जो हमारा मेन सवाल था, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया कि भाई लाइट जो है वो दो तरीके का नेचर शो करती है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट के पास एनर्जी है। मैंने क्या बोला? वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में अपने को पता था, बट जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो इस चैप्टर से पता चला। हमें ये पता चला कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। दैट पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। ईच फोटोन कैरी some specific amount of energy, that energy is given by E is equals to SC by lambda, where lambda is the wavelength of that light, C is the speed of light and H is the Planck's constant. C by lambda is given by frequency, so energy of a photon can also be written as H mu. तो ठीक है, चलो हमने आपकी बात मान ली, बट आप प्रूफ करो कि इस चैप्टर ने कैसे बोला। तो और प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ पे आने के लिए हम लोग वापस से चलते हैं इस पौधे पे। इस पौधे पे समझते हैं लाइट दो फॉर्म में आ रही है। एक हमने बोला कि ये है एनर्जी का वेव नेचर, लाइट वेव के फॉर्म में लगातार एनर्जी दे रही है, और एक ये है फोटोन्स के फॉर्म में, फोटोन्स गिर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ऐसा है कि इस पौधे को एनर्जी चाहिए। मैंने बोला इस पौधे को 100 जूल एनर्जी चाहिए, और ये जो वेव है लाइट का वो 1 सेकंड में 1 जूल दे पाता है। तुमने बोला 100 सेकंड तक वेव को चला दो, 100 सेकंड तक वेव को चला दो, 100 जूल एनर्जी इसको मिल जाएगी। एक दूसरा पौधा है जिसको 200 जूल एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए। सर 200 सेकेंड तक चला दो, मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? अब इसी चीज को तुम ऐसे सोचो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सोचना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही सोचना। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो
हमें चाहिए 1 जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। मिनिमम डेल्टा ई मिनिमम अपने को 1 जूल चाहिए। 1 जूल नहीं मानो यार, 100 जूल मानो। इसको निकलने के लिए मिनिमम अपने को 100 जूल चाहिए। तो सर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 2 मेथड है। मैं लाइट को वेव नेचर से मानकर चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, लाइट इज जस्ट अ वेव नेचर। मैं पार्टिकल नेचर पे बिलीव नहीं करता। मैंने रेड लाइट लाया, मैंने ग्रीन लाइट लाया, एक बार रेड जलाया, एक बार ग्रीन जलाया। रेड लाइट 1 सेकेंड में मान लो 1 जूल एनर्जी देती है और ग्रीन लाइट 8 सेकेंड में 2 जूल देती है। तो सर क्या ही फर्क पड़ता है? रेड लाइट जो है वो 1 जूल पर सेकेंड देती है और जो ग्रीन है वो 2 जूल पर सेकेंड देती है। तो सर क्या फर्क पड़ता है? अपने को 100 जूल चाहिए ना, इस वाली रेड को सर 100 सेकेंड तक जलाए रखो, 100 जूल मिलेगा, निकल लेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अच्छा सर ग्रीन जला रहे तो सर ग्रीन 2 जूल पर सेकेंड है, 50 सेकेंड तक जलाए रखो, निकल लेगा। होना तो ऐसा ही चाहिए। अगर तुम वेव नेचर ऑफ लाइट की बात कर रहे हो कि भाई हो सकता है पर सेकेंड कम एनर्जी दे रहा हो, घंटों चला देंगे, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अरे भाई 10 घंटा 20 घंटा में तो थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा। वेव से लगातार एनर्जी मिल रही है ना, 20 घंटा चल जाएगा। अरे 100 घंटा चल जाएगा, कभी ना कभी तो निकलेगा। बात तो सही है सर, लेकिन देखा क्या गया कि यार ऐसा हुआ ना, ऐसा हो ना सका। सर ऐसा ना हुआ तो कैसा हो गया? देखा क्या गया कि ग्रीन से निकल गया, रेड घंटों चलाते रह गए, नहीं निकला। सर ये पार्शियलिटी क्यों कि ग्रीन से तो निकल गया और रेड हम घंटों चलाते रह गए तो भी ना निकला? तब दिमाग में एक बात चमका, ये वेव नेचर यहां पर फेल कर रहा है। क्योंकि अगर वेव नेचर होता तो भाई 100 जूल चाहिए, कोई भी लाइट जला दो, कुछ भी जला दो, कभी ना कभी तो निकल ही जाता। अरे 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा 1 साल 2 साल, कभी ना कभी तो एनर्जी थ्रेशोल्ड पहुंचती, धीरे धीरे जा रही है लेकिन पहुंचती तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घंटों बीत गए, सालों बीत गए, रेड से कभी निकला ही नहीं, ग्रीन से निकल गया। कुछ तो लोचा है। तब उसको क्या समझ में आया कि भाई साहब यहां पर वेव नेचर फेल कर गया है। तो कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। क्यों सर? अब समझना होता क्या है। अब क्या है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको निकलने के लिए डेल्टा ई मिनिमम चाहिए 2 जूल, डेल्टा ई मिनिमम चाहिए 2 जूल इसको निकलने के लिए। रेड लाइट का 1 फोटोन की एनर्जी है मान लो 1 जूल, 1 फोटोन की बात कर रहा हूं, और ग्रीन लाइट के 1 फोटोन की एनर्जी है 3 जूल, मान लो। तो सर हम क्या करेंगे? रेड को इसके ऊपर टपकाएंगे, बलून मारेंगे। सर 1 बैलून से नहीं निकलेगा, सर 2 बैलून मार देंगे, निकल जाएगा। और सर यहां तो 3 जूल है बहुत ज्यादा है, 1 ही मारेंगे निकल जाएगा। बट जब रेड 2 भी गिरा 3 भी गिरा तो भी रेड पे नहीं निकला, लेकिन ग्रीन पे निकल गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा, और अगर वो एनर्जी 1 फोटोन की उसके थ्रेशोल्ड के बराबर या ज्यादा हुई तभी वो निकलेगा, वरना वो नहीं निकलेगा। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना दिमाग में, 2 पॉइंट। पहला, एक बार में 1 ही फोटोन गिर सकता है, एक बार में 2 फोटोन नहीं गिर सकता। उस फोटोन के पास अगर कैपेबिलिटी है, उस फोटोन की एनर्जी अगर इसके थ्रेशोल्ड के बराबर या ज्यादा है तो ये निकलेगा।
वरना तुम कुछ भी कर लो, हजारों सेकंड तक चलाते रह जाओ, नहीं निकलेगा। इसी से ये चमका कि भाई साहब अगर वेव नेचर को मैं यहां से मानकर चलता तो रेड लाइट की एनर्जी पर सेकंड कम है, लेकिन कभी ना कभी तो हजारों सेकंड के बाद निकाल तो देता, बट ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं निकला। तब समझ में आया कि दो कंक्लूजन, एक कि लाइट का वेव नेचर तो भूल जाओ, यहां पर लाइट का वेव नेचर फेल हो गया। लाइट पार्टिकल से मिलकर बना है, हर पार्टिकल के पास एक खास एनर्जी है। एक इलेक्ट्रॉन पे एक बार में एक ही फोटोन तुम गिरा सकते हो, लिमिट सेट है। उस एक फोटोन की एनर्जी अगर इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा या बराबर हुई तो इस इलेक्ट्रॉन के निकलने का चांसेस है। सर यहां भी चांसेस, बिल्कुल चांसेस है, लेकिन अगर उस एक फोटोन की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड से कम हुई तो जीवन में कभी नहीं निकलेगा। तुम 1 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा चला दो। तो हमने ये ऑब्जर्वेशन किया और उसके बाद ये कंक्लूजन डिराइव किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ये बता रहा है कि लाइट पार्टिकल नेचर का है, लाइट फोटोन से बना है, और एक फोटोन के पास अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या कम है तो ही वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम है, वरना चाहे तुम कुछ भी कर दो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, चाहे तुम कितनी देर तक उस लाइट को मेटल के पास जला के रखो। इसको एक पिक्चर से समझने के लिए तुम ऐसे समझ सकते हो। कहां गया, कहां गया, चल जा भाई चल जा, ये पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। चलो इसको कोशिश करते हैं चलाने की, कीप कर देते हैं। हाँ यहां से चलेगा ये, देखो देखना, गौर देखना, एक सिंगल फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन को मिला और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तुम सोचो, ऐसा नहीं है 2 फोटोन नहीं आएगा कभी, एक बार में एक ही फोटोन आ सकता है, ये सेट लिमिट है। और इस फोटोन की एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन लिया और निकल गया। और इस सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर उसके थ्रेशोल्ड से कम हुई तो चाहे कुछ भी कर लो वो नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल दूसरा दिखाता हूं, ये देखो कुछ भी हो रहा है, फोटोन बीम बिलो थ्रेशोल्ड, कितना भी फोटोन गिरा दो एक इलेक्ट्रॉन भी खिसक नहीं रहा है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं खिसका। चाहे 10 फोटोन गिराओ, गिराते रहो, हजारों फोटोन गिर रहा है, क्योंकि एक बार में एक ही फोटोन गिर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे एक बार में एक ही फोटोन गिरता है, एक बार में 10-15 एक साथ नहीं गिरता। एक बार में एक गिरा, उसके पास ताकत है निकालेगा, नहीं ताकत है गया। फिर दूसरा गिरा, ताकत है नहीं है गया, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। उस सिंगल फोटोन की एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा या बराबर है तो पिक्चर ये वाली हो जाएगी, देख रहे हो, पिक्चर ये वाली हो जाएगी, देख रहे हो, टक से निकला, टक से गया, टक से निकला और गया। ये तभी होगा जब, कब होगा, जब अपने एक फोटोन की एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। यहां से ये पता चला कि एक्चुअल में लाइट सिर्फ वेव नेचर को शो नहीं करता, लाइट पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। और लाइट का पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। फोटोन के बारे में बहुत चर्चा करेंगे, इवन फोटोन प्रेशर भी लगा सकता है। सोचो, मास नहीं लेकिन प्रेशर लगा सकता है, मोमेंटम है, एनर्जी है, बट मास नहीं। तो ये अलग तरीके का पार्टिकल है, लेकिन है। तो लाइट एक पैकेट्स के फॉर्म में, फोटोन्स के फॉर्म में बना होता है, वो इस चैप्टर में तुम्हें जानना है। तो एक बेसिक रफ आइडिया तुम्हें मिल गया ना। अपन नेक्स्ट क्लास में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखेंगे और फिर कई सारे सवाल भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।